पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आज हम लोग पहले इसको समझेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पर। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे आप डिफाइन करोगे? देखो, जब किसी बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी हम लोग किसी हाइट तक ले जाते हैं, ठीक है। सपोज कर लो ये आपका अर्थ का सरफेस है और किसी ऑब्जेक्ट को आप इस ग्राउंड से, यहाँ से अर्थ सरफेस से अगेंस्ट ग्रेविटी कहाँ ले जा रहे हो? इस किसी हाइट पर ले जा रहे हो। सपोज कर लो यहाँ से आप इस हाइट पे, एच हाइट पर ले जा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ था? ग्राउंड पे था, ऑन द अर्थ था। अर्थ सरफेस से आप अगेंस्ट ग्रेविटी क्या कर रहे हो? किसी हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हो, तो उस ऑब्जेक्ट पर आपको वर्क करना होगा। भाई आप वर्क करोगे ना उस पे, तभी तो वो अपने पोजीशन से मूव होगा। आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से उसकी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? अगेंस्ट ग्रेविटी हाइट में जाकर के हुआ। तो अब किसी ऑब्जेक्ट पे जब आपने वर्क किया है तो वो एनर्जी गेन करेगा आपसे, जितना वर्क किया उतनी एनर्जी को वो गेन करेगा। और जब आप किसी हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हो तो उस समय उसके पास एक एनर्जी होती है जिसको आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉडी रेस्ट पोजीशन पर गेन करता है, रेस्ट पे होता है और उसके पास एनर्जी होती है, ठीक है। अब जैसे ही इस बॉडी को आप ड्रॉप करोगे, आपने वर्क किया, इसको उठा करके यहाँ तक ले आया, तो आपने वर्क किया, जितना वर्क डन होगा इस बॉडी को यहाँ तक लाने के लिए वही इसको मिलने वाला एनर्जी होगा। अब हम लोग चेक करेंगे कितनी एनर्जी इसने गेन की, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इसका, ये मालूम करेंगे। जैसे ही आप इसको लीव करोगे, छोड़ोगे, वापस से ये मोशन करने लगेगा। कैसे करने लगा मोशन? उसके पास एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। और जैसे ही आपने इसको छोड़ा, अर्थ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर ही रहा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होने लगेगी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और जिस टाइम जब ये स्ट्राइक कर रहा होगा ग्राउंड से, उस समय इसके पास पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी होगी। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होगा। और पिछले क्लास में भी हमने आपको एक सिंपल पेंडुलम के एग्जांपल से इस बात को समझाया था कि किस तरीके से एक पेंडुलम के मोशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन आपस में होता रहता है। ये पिछले क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके लिए फॉर्मूला जरा कैलकुलेट करें कि पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या। तो पोटेंशियल एनर्जी को मालूम करने के लिए आपको मालूम करना होगा वर्क डन। इस बॉडी पे आपने कितना वर्क किया। तो देखो, जो वर्क डन होता है वो होता है W = F × D, ठीक है। ये तो क्लियर है, वर्क डन आप स्टार्टिंग से पढ़ ही रहे हो इस चैप्टर में। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, जो फोर्स आप लगा रहे हो वो अगेंस्ट ग्रेविटी लगा रहे हो, ठीक है। अगर इस बॉडी का मास हम लोग m ले लें, इस बॉडी का मास क्या ले लें? m kg ले लें, जिसको हाइट h तक हम लोग मूव कराए हैं, तो उस समय जो फोर्स लगाया जाएगा उस बॉडी पर अगेंस्ट द ग्रेविटी वो होगा m × g। तो ये जो F है वो हो जाएगा m × g, जो कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। जितना वेट होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही फोर्स लगा के आप उसको ऊपर ले जा रहे होगे। तो यहाँ पर जो फोर्स F है वो हो जाएगा m × g। g क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इनटू में आप डिस्प्लेसमेंट को बताओगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। देखो, यहाँ से आप h मीटर की हाइट तक इसको लेके जा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया h का। तो फाइनली आपको जो वर्क डन है W = mgh मिल गया। यही होता है वर्क डन जब किसी ऑब्जेक्ट को आप अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कराते हो और वो किसी हाइट h को अटेंड करता है, ठीक है। अगर आपने इतना वर्क किया इस बॉडी पे h हाइट अटेंड कराने के लिए, तो इतनी ही उसको पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगी जब वो हाइट h पर होगा। तो दैट मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा वर्क डन के। जितना वर्क किया हमने उतनी तो एनर्जी वो गेन करेगा, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गेन कर रहा हो, या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में गेन कर रहा हो, या किसी अदर एनर्जी के फॉर्म में गेन कर रहा हो। जो हम वर्क करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, जितना वर्क डन होता है उतने जूल की एनर्जी वो गेन करता है। किस फॉर्म में करता है वो डिपेंड करेगा उसके सिचुएशन पे। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है किसके इक्वल हो गया? वर्क डन के इक्वल हो गया। तो PE = आप लिख सकते हो mgh। तो किसी बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी अगर हम लोग h हाइट अटेंड करा रहे हैं और उसका मास m kg का है,
तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी mgh, और इसकी यूनिट भी क्या होगी, जूल होगी। वर्क की यूनिट जूल, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी जूल, और पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट जूल है, क्योंकि ये उतनी ही एनर्जी या उतना ही वर्क ट्रांसफर कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग को मिल चुका है mgh। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू solve some numericals based on the kinetic and potential energy. See this numerical, what is given: a boy weighing 50 kg climbs up a vertical height of 100 meter. तो ये क्या बोल रहा है कि बॉय है जिसका मास 50 kg है और वो 100 मीटर की हाइट अटेंड कर रहा है, जंप करके कर रहा है या किसी तरीके से 100 मीटर की हाइट को अटेंड कर रहा है। तो दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्डन, पहले तो वर्डन निकालेंगे, कितना वर्क उसको करना पड़ेगा, कितना वर्क वो करेगा जिससे वो 100 मीटर के हाइट को अटेंड कर पाए, और हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी ही गेन एट द हाइट ऑफ 100 मीटर, जो वो 100 मीटर की हाइट पे होगा उस समय उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये दोनों चीजें हम लोग को कैलकुलेट करनी है। जस्ट अभी कॉन्सेप्चुअली आप समझ चुके हो कि जितना वो वर्क किया होगा उतना ही अमाउंट उसको पोटेंशियल एनर्जी भी मिला होगा। ठीक है, आइए अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहला काम जो गिवन है 1 by 1 नोट कर लो। तो मास ऑफ द बॉय इज गिवन 50 kg, और जो हाइट अटेंड कर रहा है वो 100 मीटर का कर रहा है। जी की वैल्यू देखो यहाँ दे ही रखा है। अब आप मालूम ही करना चाहते हो कितना वर्क डन वो करेगा, तो W इज इक्वल टू M इंटू जी इंटू एच, रिलेशन आप जान रहे हो और ये भी जान रहे हो, ये पोटेंशियल एनर्जी ही होता है एट द हाइट ऑफ h मीटर। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 50 इंटू जी हो जाएगा 9.8 इंटू 100। ठीक है, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वर्डन आपको कितना मिल जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करिए इसको। 490030 ना, 30, वेरी गुड। तो यहाँ से ये हो गया जूल। तो अब आ गया ये 49,000 जूल। तो 49,000 जूल का वर्क डन किया उस बॉय ने 100 मीटर की हाइट को अटेंड करने के लिए। एट द हाइट ऑफ 100 मीटर अब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, 49 जूल की होगी। जितना वर्क किया गया उतना ही वो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी वो गेन करता है। तो लिखेंगे एट द हाइट of 100 meter, potential energy gained by the boy is equal to 49,000 जूल। जितना वर्डन उस बॉडी पे किया गया है उतनी ही वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। तो आंसर इसका भी होगा 49,000 जूल। ठीक है, कंप्लीट करिए। In this numerical, a body of mass 2 kg is thrown vertically upward. 2 kg मास को vertically upward थ्रो किया जा रहा है with an initial velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से उसको हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में अगेंस्ट द ग्रेविटी थ्रो कर रहे हैं। दैट मीन्स उस बॉडी पे क्या किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन है थोड़ा नोट कर लें। m इज इक्वल टू 2 kg है हमारे पास, और वर्टिकली अपवर्ड थ्रू किया जा रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए जो सिंबल होता है स्मॉल यू होता है। आपने मोशन चैप्टर में ही इसको पढ़ लिया था। 20 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड ऑफ द 2 सेकेंड। टाइम दिए रखा है 2 सेकेंड के एंड पे आपको ये बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी वो कितना गेन कर चुका होगा। चलो इसके बारे में पहले थोड़ा सा आप समझो। अब सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रू कर रहे हो, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा हम आपको इसको एक्सपेरिमेंटली दिखाना चाह रहे हैं। आपने इसको थ्रू किया, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, आप इसको बस अलग से समझिए। आप जब इसको थ्रू कर रहे हो तो उसको पूरा का पूरा जो आपने वर्क किया उस बॉडी पे ना, तो वो किस फॉर्म में गेन किया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। जब आपने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रू किया तो हमने इस बॉडी पे जितना वर्क किया उसको उसने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिया, और ये मोशन करते हुए एक हाइट तक पहुंच करके क्या करेगा, रुक जाएगा।
जब इसको थ्रो कर रहे हो तब तो इसके पास वेलोसिटी है, मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो वहां पर जाकर के ये रेस्ट पोजीशन पे हो जाएगा, v इसका 0 होगा। और u यहाँ पे सपोज कर लो, चलो इसी को ले लेते हैं, तो ये कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इस बात को समझिए कि जब वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रू किया गया और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच करके उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, तो जिस समय उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है एट मैक्सिमम हाइट, वहां पर इसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। जितनी काइनेटिक एनर्जी इसने गेन की थी, इसको थ्रू करते समय, फेंकते समय जितना वर्क हुआ, उतना ही काइनेटिक एनर्जी गेन किया और उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी हमको यहाँ पर मिलेगी, मिल जाएगी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आप इस बात को समझिए कि जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ पहुंच रहा है अपने मैक्सिमम हाइट की तरफ, वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में कोई भी पॉइंट लोगे तो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी भी होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, समझ रहे हो ना। जिस समय थ्रो किया पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी, जिस समय मैक्सिमम हाइट पे गया उस समय पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन बीच के पाथ में उसके पास दोनों होता है और एनर्जी का कन्वर्जन होता रहता है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बॉडी को थ्रू कर दिया, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा नहीं पहुंचा उससे मतलब नहीं है, मतलब है आपसे केवल कि 2 सेकंड में कितना हाइट गया। भाई 2 सेकंड में 2 सेकंड का टाइम अगर दिया हुआ है तो 2 सेकंड में जितना हाइट वो अटेंड करेगा उसी हाइट का तो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगा। एट मैक्सिमम हाइट होता तो v इज इक्वल टू 0 लेके हम लोग वहां पे हाइट को फाइंड करते हैं, लेकिन उसने कहा कि 2 सेकंड बॉडी को थ्रू करने के बाद, तो 2 सेकंड के बाद जो उसकी हाइट होगी उस हाइट पर केवल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग को क्या करना है, पहला काम तो ये करना होगा कि 2 सेकंड में कितनी हाइट गई, 2 सेकंड में कितनी हाइट वो अटेंड किया ये तो मालूम करें। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, उसको यूज करेंगे। देखो आपको u पता है, t पता है, v नहीं पता है क्योंकि v मैक्सिमम हाइट होता तब 0 ले सकते थे। और अब आपको यहाँ पर निकालना है h, तो कौन से रिलेशन को यूज करें, रिलेशन होगा आपका h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसमें v की जरूरत नहीं होती है। और जो g है वो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको पता है, अगेंस्ट ग्रेविटी का केस है इसलिए -g हो जाएगा। तो अभी देखोगे हाइट कैलकुलेट करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर। अच्छा u की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है, 20 है, t कितनी है, 2 है, हाफ g की वैल्यू -9.8 आपको लेना है, और t स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी आप यहाँ पे लिख लोगे 40 और इसको यहाँ से 2 जा कैंसिल कर लिया, माइनस यहाँ पे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इसको लिख दोगे 98 हो गया, 196 आएगा क्या, हाँ बोलो। ओके, इस क्वेश्चन में क्या 10 दिया हुआ है क्या जी की वैल्यू, अच्छा ठीक है। अभी देखिए इस क्वेश्चन में और आसान ये कर दिया कि जो g है वो 9.8 नहीं लेना है, आपको 10 लेना है। तो 10 लेना है तो कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा हमारा आसान हो जाता है, डेसिमल में नहीं जाना होगा, तो चेंज कर लेते हैं। अभी बहुत ज्यादा नहीं सॉल्व किया है, यहाँ पे वैल्यू क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, तो इस वैल्यू 10 दिया है तो कैलकुलेशन को इजी करना है, इसलिए हम इसको सिंपल यही लिख लें। तो अब आप देखिए सीधे मल्टीप्लाई हो गया, कोई डेसिमल की प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये हो जाएगा 20। और हाइट जो अटेंड करेगा वो 20 मीटर की करेगा, तो हाइट अटेंड बाय द ऑब्जेक्ट इन 2 सेकेंड इज 20 मीटर। तो 20 मीटर की हाइट अटेंड कर लिया। अब 20 मीटर की हाइट पर, अब देखो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है और ऊपर गया होगा, ठीक है ना, बट हम लोग को 20 मीटर की हाइट पर ही पोटेंशियल एनर्जी बताना है। और अगर इसने मैक्सिमम हाइट अटेंड नहीं की है तो जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं ना, वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी रहा होगा, बट हमको कौन सा पार्ट निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट निकालना है। ठीक है, और हम उसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी नहीं पूछा है तो उसमें नहीं जाते हैं। तो अभी आपने क्या किया है, हाइट मालूम कर लिया है, इस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला लिख लेंगे P इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, और m जो है
वो आप देख सकते हो 2 kg बता रहा है, G10 लेने के लिए बोला ही है और H हम लोगों ने 20 निकाल लिया, तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा 400 जूल। तो एट द हाइट ऑफ 20 मीटर ऑब्जेक्ट गेन 400 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कंप्लीट करिए इसको। In this question, a car is being driven at a force of 2.5 into 10 power 10 न्यूटन। तो जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है कार को ड्राइव करने के लिए वो है 2.5 into 10 power 10 न्यूटन। ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनकी जो स्पीड है, जिस स्पीड से चल रहे हैं, ये है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, और 2 मिनट्स रीच टू अ सर्टेन प्लेस। तो ये आफ्टर 2 मिनट ये क्या कर रहे हैं, जहां पे जाना था वहां ये पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट द वर्क डन। इस केस में आपको उसकी वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। आइए निकाल लेते हैं। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। ठीक है ना, स्पीड इंटू टाइम। अब बस ये ध्यान देना है कि स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की है, और जो इसका टाइम है वो मिनट में है, तो इसको सेकंड में कर लेंगे, तो मीटर में आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो स्पीड है 5 और जो इसका टाइम है वो 2 into 60 कर लेंगे। 2 मिनट है तो इंटू 60 करेंगे और ये हो जाएगा सेकंड में। तो आप देखोगे कि ये 600 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो कार है वो 6 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ इन 2 मिनट। तो कितना वर्क डन किया गया है ये मालूम करने के लिए वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यूज कर सकते हो। W इज इक्वल टू F इंटू डी। F हो गया यहाँ पर 2.5 इंटू 10 टू पावर 10 और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 600 का है। तो ये हो 2.5 इंटू 600, तो ये आएगा 1500। 1500 इंटू 10 टू पावर 10। और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मीन्स डेसिमल तो आपका यहाँ होता है। अब डेसिमल को 1, 2, 3 प्लेस मूव कराना होगा, तो केस में ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 पावर 13 जूल का वर्क डन हुआ होगा। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए इसको।